नया चैप्टर स्टार्ट कराते हैं आज, हाउ फोर्स अफेक्ट द मोशन। एक्चुअली पिछले साल भी चैप्टर था, मतलब कहना चाहिए कि तुम्हारा जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उससे पहले भी था ये, लेकिन कुछ अलग नाम से था। ये था आपका पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखो फोर्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो आपका पहला वर्ड पहले तो पढ़ा नहीं, पहली बार तो पढ़ा नहीं है, ये पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या कहते थे हम फोर्स को? अगर किसी बॉडी को पुश किया जाए या पुल करते हैं, उस फैक्ट को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है देखा जाए तो, मतलब पुशिंग और पुल, लेकिन यहाँ पर ना कुछ अलग तरीके से चीज़ों को डिफ़ाइन किया हुआ है। हम यहाँ पे करेंगे कि आखिर जो फोर्स है ना वो किस किस चीज़ को वह इफ़ेक्ट कर सकता है। क्या होगा? फोर्स लगाने के बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ है तो दूसरी जगह हो जाएगी, समझ रहे हो? फोर्स लगाने से बॉडी की मोशन चेंज हो जाएगी, पहले कुछ अलग मोशन थी अब कुछ अलग मोशन हो जाएगी उसकी। ठीक है ना? और क्या चेंज हो सकता है? फोर्स लगाने से बॉडी की शेप चेंज हो सकती है, दबाओ शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? और क्या चेंज हो सकती है? फोर्स लगाने से उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, क्योंकि बिना डायरेक्शन में, बिना फोर्स से तो हम गाड़ी को मोड़ नहीं सकते, समझ रहे हो? तो हम क्या कह सकते हैं? फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस मतलब इफेक्ट दैट टेंड टू चेंज द, क्या क्या चेंज कर सकता है वो? दैट टेंड टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी और शेप ऑफ अ बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। समझ रहे हो? फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच टेंड टू चेंज द डायरेक्शन, मोशन, शेप एंड पोजीशन। ठीक है? ये चारों चीज़ें क्या नाम है? चेंज हो सकती हैं, बिना फोर्स की इनसे चीज़ें नहीं चेंज होती। अब ये देखो, कुछ ऐसे फोर्स भी दो तरह का फोर्स माना जाता है वैसे देखा जाए तो। कौन कौन सा? एक बैलेंस फोर्स और दूसरा अनबैलेंस फोर्स। पढ़ा हुआ ये भी मेरे ख्याल में पढ़ा है ना? एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स क्या होगा? टग एंड वार देखा है कभी? टग एंड वार क्या होता है? रस्सा खींचने वाला। कितना ज़बरदस्त फोर्स लगता है, लेकिन बहुत बार बीच में ही टिके रहते हैं। दोनों तरफ फोर्स लगा हुआ है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है? वो टिक रहे हैं ना, कोई किधर उधर नहीं जा रहा। वो क्या माना जाता है? आपका बैलेंस फोर्स माना जाएगा, अगर कोई किधर भी मूव नहीं करता। ठीक है? तो बैलेंस फोर्स क्या होता है कि जो मैंने चारों चीज़ें बताई है ना, इनमें से कुछ चीज़ चेंज नहीं होती। शेप को हटा दो, शेप जो होती है ना बैलेंस फोर्स से होती है, क्योंकि अगर हम किसी को इक्वल फोर्स लगाएंगे इधर से और इधर से, तभी उसकी शेप क्या होगी? चेंज होगी। समझ रहे हो? बाकी अगर चीज़ें देखें ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना उसकी मोशन चेंज होगी और ना उसकी पोजीशन चेंज होगी। यानी जितने भी किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स है ना, उन सभी का सम क्या होगा? जीरो होगा। दैट फोर्स इन विच सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फोर्स, सम ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब जो वैल्यू होती है, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिकम जीरो। क्या बन जाए? जीरो। जितने भी फोर्स लगे उनको प्लस करो
और आंसर क्या आए उस पर, 0 आए। अब तुम कह सकते हो 0 कैसे आ सकते हैं, फोर्स लगे होते हैं तो। आपको पता है फोर्स 2 टाइप का होता है, 9 पीछे पड़ा हुआ है, पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स। एक 0 फोर्स भी होता है, ये बताएंगे। पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स। पॉजिटिव कौन सा होगा, फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, ठीक है ना। नेगेटिव कौन सा होगा, फोर्स इधर लगा रहे हैं और एग्जर्ट पीछे हो रहा है, नेगेटिव फोर्स हो गया। समझ रहे हो, 0 कैसे हो गया, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, बॉडी वहीं की रखी है, 0 फोर्स भी हो गया। समझ रहे हो। तो टग एंड बार में जब कोई एक जीत जाता है तो उसमें भी एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि खींच इधर रहा है और मूव इधर कर गया वो, जिधर जीत गई वो, तो उसका फोर्स की डायरेक्शन इधर थी, ठीक है ना, इधर डिस्प्लेस हो गया। तो जब किसी भी बॉडी पर लगने वाले फोर्स का सभी का मैग्नीट्यूड 0 होता है तो वो फोर्स क्या माना जाता है, बैलेंस फोर्स माना जाता है, उसे हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। अब मान लो जैसे टेबल पर ये रखा हुआ है या बुक रखी है, ये रखी है, इस पर भी तो कोई चेंज नहीं हो रहा, ना आपकी पोजीशन चेंज हो रही, ना मोशन चेंज हो रही, ना क्या हो रही, तो इसका मतलब क्या है, इस पर भी बैलेंस फोर्स है, बिल्कुल बैलेंस फोर्स है बैलेंस फोर्स, तब ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही। तो फिर कौन सी चीज़ इसको बांधे रखे जैसे चेंज नहीं हो रही है। तो अगर मैं मान लो इस टेबल पर कोई चीज़ रखी हुई है, बुक रखी है मान लो, कुछ भी रखा है ऐसा, ठीक है, कौन से फोर्स लगे हुए हैं, देखो एक लगा हुआ इधर से, फोर्स ऑफ पुलिंग पुशिंग पुशिंग फोर्स कैसे हो सकता है, हवा चल रही है, कागज रख दो उड़ जाएगा, पता तो चलेगा हमें फोर्स है, यानी कुछ फोर्स तो लगाई हुआ है ना इसके ऊपर, तो वो क्या हो गया, पुशिंग फोर्स हो गया। फिर ये क्यों नहीं मूव कर पा रहा, इंटरलॉकिंग हो रखी है यहाँ पर, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। इट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी, हमेशा जिधर बॉडी मूव कर रही होती है ना, अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा ये भी, उसके हमेशा अपोजिट में ही लगता है ये फ्रिक्शन फोर्स, उसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो दुनिया में कुछ चलता ही नहीं, न गाड़ी चल पाती, न कुछ चल पाती, न हम चल पाते, कुछ नहीं चल पाते। ये फ्रिक्शन फोर्स है जिसके कारण क्या रहे हैं, हम सारी चीज़ें चल पा रहे हैं सारी, समझ रहे हो। नहीं तो सड़क पर चलते जाते तो रुकते नहीं, फिर हम चलते ही जाते, फिर कोई रोकने के लिए कुछ नहीं होता फिर, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ख़त्म था। हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं लेकिन ब्रेक का ही काम नहीं होता, फ्रिक्शन का भी काम होता है जिसके कारण रुक जाती है। तो फ्रिक्शन फोर्स इसको इंटरलॉक कर देता है जिसके कारण मूव नहीं कर पाती। चलो दोनों तरफ बैलेंस हो गए, फिर तो ऊपर नीचे का कौन सा फोर्स है, तो नीचे की तरफ कौन सा होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। भाई अगर बुक यहाँ पर रखी है तो नीचे की तरफ भी तो खींचेगी, अर्थ अपनी तरफ खींचेगी नहीं खींचेगी इसे, तो क्या कहेंगे इसे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो फिर तो ये चली जानी चाहिए नीचे, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा है इसे, ऊपर किसके ऊपर रखी है ये, किसके ऊपर रखी है ये, टेबल के ऊपर। और टेबल के जो ये लेग्स हैं ये क्या कर रही हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही हैं, होल्ड करने का फोर्स लगा रही हैं ऊपर की तरफ। टेबल हटा दो, ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ, नहीं चलती जाएगी ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू, समझ रहे हो। तो
फोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी जो होता है वो फोर्स एक्टेड बाय टेबल होता है। टेबल के ऊपर के थ्रू जो फोर्स लगा हुआ है। तो जब चारों फोर्स बिल्कुल एग्जैक्टली क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, तो बॉडी की पोजीशन में, मोशन में या डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इस वजह से हम कहते हैं कि इस बॉडी के ऊपर बैलेंस फोर्स लगे हुए हैं। जो भी रेस्ट में है, एक और बार रेस्ट के अलावा जो बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो उस पर भी उस समय पर कौन से फोर्स लगे हुए हैं, बैलेंस फोर्स लगे हुए हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि जो कंडीशन थी वही कंडीशन है और हम एक्स्ट्रा कंडीशन उसे अप्लाइड नहीं कर रहे, वो एज इट इज मूव करती रहेगी, फिर एज इट इज मूव करती रहेगी। ठीक है, तो उस बैलेंस फोर्स कहते हैं। इसी बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स के बेस पर ही 3 लॉज बनाए गए, अभी जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ मोशन, सेकंड लॉ मोशन और थर्ड लॉ मोशन। इन्हीं के बेस पर सारा चैप्टर है ये हमारा, और उसके बेस पर न्यूमेरिकल है। ठीक है, अभी देखो कुछ बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखे हैं। टू फोर्स आर एक्टिंग अपॉन ए ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ फोर्स, ये सब बता ही दिया। ग्रेविटेशन फोर्स बाय अर्थ एक्टिंग डाउनवर्ड्स, बॉइंट फोर्स। अच्छा, ये भी ध्यान रखो, अगर पानी के ऊपर कोई चीज़ रखी है और हमें कहता है तैर रहेगी, वो तैरती है, तो तैरती है तो कौन से फोर्स हो गए उसके ऊपर जो लगे हुए हैं, कौन से हो गए, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। बॉइंट फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ तैरेगा, करेगा उसे। और इधर उधर से फोर्स ज़्यादा हो गया तो तैरती रहेगी, नहीं तो क्या करती रहेगी, वो यहीं पर रहेगी। ठीक है ना, तो ये भी तुम्हारे बैलेंस फोर्स के अंदर ही आता है सारा। इसी तरह से टग एंड बार भी क्या है, ये बैलेंस फोर्स है। लेकिन नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लो कोई गाड़ी है, कुछ तुम फोर्स कर रहे हो, मान लो एक, तो अब फिर कहाँ से बैलेंस हो जाएगा। मान लो जैसे ये कोई बॉक्स है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा हुआ है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा हुआ है। ऑब्वियसली अगर ये इधर है और ये इधर है तो नेट फोर्स क्या होगा, 10 - 5 न्यूटन, और इधर बॉडी मूव कर जाएगी। लेकिन इस पर 5 न्यूटन का लगा हुआ है इधर ही साइड में, तो नेट फोर्स क्या होगा फिर, 10 + 5 यानी 15 न्यूटन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डिपेंड, डायरेक्शन का ही तो खेल है। ठीक है ना, हाँ, इधर का बराबर हो जाएगा तो बॉडी वहीं रहेगी, फिर चलेगी नहीं। ठीक है, जैसे आगे एग्जांपल में देखो एक बार, अगले वाला, 2 फोर्सेस 10 न्यूटन 6 न्यूटन एक्टिंग ऑन द बॉडी लाइंग ऑन द टेबल, और एक तरफ इधर उधर नेट फोर्स निकालना, तो देख सकते हो तुम, प्लस माइनस करके देख सकते हो कौन सा किधर जा रहा है। ठीक है, हो जाएगा ना। वेइंग लिफ्ट भी, हाँ, क्या लिखा है, बारबेल लिस्ट द 2 फोर्स दैट आर एक्टिंग ऑन द बारबेल, आर दीज फोर्स बैलेंस इफ द वेइंग कीप्स बारबेल स्टडी। बताओ कौन से फोर्स होंगे इसके ऊपर। एक फ्रिक्शन फोर्स होगा, एक ग्रेविटेशन फोर्स होगा, नीचे की तरफ आएगी, फ्रिक्शन फोर्स इधर उधर मूव करने में हेल्प करेगी, वो क्या नाम है, और एक फोर्स मसल्स फोर्स होगा, मस्कुलर फोर्स जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है। 2 players R and S participating in an arm wrestling match. At the instant when the arms tilt to the front direction out of the pace towards you, are the force exerted by players balance? No. अगर वो एक तरफ टिल्ट हो जाती है, ठीक है ना, तो टिल्ट क्यों हो गई थी, क्योंकि एक फोर्स क्या हो गया था,
अनबैलेंस हो गया था। लिखा हुआ है ना, देखो पंजा लड़ाएं, पंजे वाला ही है वो, अगले वाला डायग्राम में देखो, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स के अनबैलेंस फोर्स लगेगा तभी तो क्या होगा, वो एक तरफ टिल्ट करेगी, तो जो विनिंग होगा उसका माइनस में होगा, समझ रहे हो, सॉरी, जो विनिंग होगा उसका पॉजिटिव होगा और जो लूज़ करने वाला क्या होगा, माइनस में होगा। क्योंकि ये देखो ना, अगर ऐसे मान लो जो लगा हुआ और ऐसे झुक जाए तो फोर्स तो ये भी लगा रहा है लेकिन इस डायरेक्शन में लगा रहा है, मूव किधर हो गई, बैक डायरेक्शन में। तो इसका माइनस और इसका प्लस, जिधर जा रहा है उधर ही क्या नाम मूव कर रही है, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स लगेगा उस पर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तुम्हें जैसे पता ही है, ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, जिधर बॉडी अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, जिधर मूव करती है उसके हमेशा अपोजिट में ही क्या करता है, वो मूव करेगा। क्यों लगता है फ्रिक्शन? देखो एक बात समझो, शायद तुमने 8th क्लास में भी कभी पढ़ी होगी, एक इंटरलॉकिंग होती है। इंटरलॉकिंग, कोई भी सरफेस पूरी तरह से स्मूथ नहीं होता, कोई भी फिजिकल चीज़ें जो है कुछ न कुछ उसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे बड़े बड़े होल्स दिखते हैं। अब जो बॉडी यहाँ रखी जाएगी वो इन पोर्स के अंदर क्या हो जाते हैं, उनके पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि पोर्स इसके अंदर इसके सरफेस में भी होंगे, इंटरलॉक हो गए। अब इंटरलॉक को हटाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? और जो इंटरलॉकिंग वाला फोर्स है वो क्या माना जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितनी ज़्यादा ये रफ सरफेस होता है उतना ही ज़्यादा क्या माना जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जितना कम इंटरलॉकिंग होगी यहाँ पर उतना ही कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। आइस में कहाँ होती है इंटरलॉकिंग, नहीं होती आइस के अंदर, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है। आपने छोटे मोटे क्वेश्चन पढ़ा है, कैरम बोर्ड के ऊपर वो डालते हैं, पाउडर डालते हैं, क्यों डालते हैं? इन इंटरलॉकिंग के अंदर फिक्स हो जाता है, वो भर जाता है। हाँ, फ्रिक्शन क्या हो जाता है फिर, वो फ्रिक्शन कम कब होगा, जब आपके ये ग्रूव्स हैं ये क्या हो जाएंगे, फिलअप हो जाएंगे। और वो फिलअप किसके थ्रू होते हैं, पाउडर के थ्रू होते हैं, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे तो ये है कि जितनी गाड़ियाँ रुकती हैं, चलती हैं, सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के थ्रू होता है। अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होता, सोचो अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होता तो अर्थ ख़त्म थी, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं हो पाता। रीजन, हजारों मीटियर्स अर्थ को स्ट्राइक करती हैं। और मीटियर्स क्या होती हैं, वो कभी सुना है, स्टार, शूटिंग स्टार। मीटियर्स जो होती है क्या होती हैं, शूटिंग स्टार होते हैं। ये शूटिंग स्टार नहीं होते अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना एयर का, ये धड़ाम गिरती और जिसके ऊपर गिर गई वो ख़त्म था। वो इतना एक एटम बम के बराबर इनका क्या नाम है, इफ़ेक्ट होता है। कई बार हमारी जो अर्थ कई बार ख़त्म हुई है ना, गड्ढे बने हुए हैं, ये जो समुद्र बना हुआ है, ये सब बने हुए हैं, ये किसी मीटियर स्ट्राइकिंग से हुआ है। कहीं ना कहीं पर बहुत किसी टाइम, जो कहते हैं ना डायनासोर थे, हो सकता है उस टाइम पर ही अर्थ को कोई मीटियर, बड़ी वाली मीटराइट स्ट्राइक कर गई हो, जिससे सारी अर्थ क्या नाम है एक तरह से डिस्टर्ब हो गई हो। लेकिन फ्रिक्शन, जो एयर फ्रिक्शन है, वो इतना कारगर होता है कि कई किलोमीटर ऊपर से जैसे ही एटमॉस्फेयर में मीटर्स गिरती है, फ्रिक्शन के कारण वो जल जाती है और वहाँ से आते 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 फ्यूम्स बन जाता है, उसका कुछ नहीं बचता। बचेगा तो छोटा मोटा टुकड़ा बचेगा, वो अर्थ के ऊपर गिर जाता है, वो मीटराइट्स कह देते हैं, और जो ऊपर ही जल जाता है वो शूटिंग स्टार हो जाता है। बस समझ रहे हो? तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदे में देता है, लेकिन नुकसान भी देता है भी। गाड़ी की जो खराबी जो होती है,
मशीन के अंदर हो गई, इंजन के अंदर हो गई, या पहिए के अंदर हो गई, बॉल बेरिंग के अंदर हो गई, समझ रहे हो। किचर किचर की आवाज़ देखी होगी तुम लोगों ने, वो क्या होता है आपका गाड़ी की लाइफ ही ख़राब करते हैं वो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के नुकसान भी होते हैं काफ़ी इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर आती हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइज इन बिटवीन द बॉटम सरफेस ऑफ बॉक्स एंड फ्लोर एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट फोर्स। ये तो मैंने बता ही दिया तुम्हें इसमें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो मैंने बॉक्स का बता रहा था, अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑफ पुशिंग हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसको बैलेंस कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ है, नॉर्मल फोर्स मतलब टेबल का जो फोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं ऊपर की तरफ, जो टेबल का है या जिसके ऊपर रखी है वो उसका फोर्स है। तो ये बैलेंस फोर्स है इसमें, ठीक है ना। एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर, ये कैसी एक्टिविटी है, अनबैलेंस फोर्स की एक तरह से। जैसे रबर देखिए ना आपने, रबर को ऐसे स्ट्रेच करो, एक हाथ से ऐसे स्ट्रेच कर दो और उसको यहाँ से इस तरह से खींचो फिर बीच में से और छोड़ दो, उसके कुछ लगा के, जैसे कोई बॉल लो या कुछ लो, जैसे ऐसे मान के चलो कि दो हाथ से इस तरह से रबड़ को पहले हमने स्ट्रेच कर लिया, रबर बैंड या कोई भी रबड़ में है नहीं रबड़ तो बताता भी तुम्हें। फिर उसके बाद क्या किया, हमने इसको ऐसे स्ट्रेच कर लिया एक अंगूठे से या किसी उंगली से, लिखा हुआ इसके अंदर देखो क्या लगी हुई है, अंगुली लगी है, क्या लगी है, पहले बैंड किया ऐसे, फिर उसको इस तरह से स्ट्रेच किया, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने क्या रखी बॉल और छोड़ दिया उसे, ठीक है ना। तो वो कहाँ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। जितना ज़्यादा हम स्ट्रेच करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगी, वो आगे की तरफ जाएगी। कॉइन्स हो कुछ भी हो, ठीक है। ये क्या बता रखा है कि जैसे अगर बाई चांस मैं यहाँ से कॉइन्स को यहाँ से स्ट्रेच कर ऐसे करता हूँ तो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, चला जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा फोर्स था वो तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज क्या रहता है, उसके ऊपर एक्ट करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होता, जहाँ भी चल रही होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। इसी तरह से आगे भी एक एक्टिविटी दे रखी है, स्प्रिंग की अलग अलग वेट करके, ये सब ऐसी हैं, इसको छोड़ दो खैर। इसका मतलब वही है, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वेलोसिटी उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या करता है, ये अपोजिट होता है। अब इसी पे बेस्ड देखो, ऊपर की सिर्फ एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी के बेस पर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कोई एक्टिविटी आनी होती है ये। अब वो एक्टिविटी भी ऐसी है जो नॉर्मल ही है कि एक बार वैसे पढ़ लो या ना पढ़ लो उससे ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मेन क्या है कि जैसे जो लॉज दे रखे हैं या जो उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ से मेन अभी तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स तो आपको करने ही करने। बैलेंस फोर्स क्या था, अच्छा बैलेंस फोर्स भी रह गया था, बैलेंस तो हो गया, अनबैलेंस भी हो गया था। अनबैलेंस कौन सा होगा फोर्स, दैट फोर्स इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट जीरो, कि जितने भी फोर्स लगे हुए हैं किसी भी बॉडी के ऊपर उनको प्लस करोगे तो वो जीरो नहीं आएगा, तो वो क्या माना जाएगा, आपका अनबैलेंस फोर्स। और इस अनबैलेंस फोर्स के कारण ही क्या होती है, सारी चीज़ें चेंज होती हैं, चाहे वो मोशन हो गई, चाहे वो क्या नाम है आपका डायरेक्शन हो गई या पोजीशन हो गई। सिर्फ शेप चेंज नहीं होती, शेप किसके थ्रू चेंज होती है,
बैलेंस फोर्स के थ्रू, ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादातर शेप बैलेंस फोर्स के थ्रू चेंज। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इसमें बेस्ड बड़े सारे क्वेश्चंस भी हैं, अब शायद वो दे रखे हैं नहीं दे रखे, वो देखना पड़ेगा इसमें हमें। इससे पहले ना एक टर्म होता है जिसे कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की अपनी खुद का टेंडेंसी होती है जिसके कारण वो अपनी पोजीशन, शेप और यह सारा कुछ चेंज नहीं करना चाहती। अब सपोज़ करो कि जैसे मैं किसी इसको मान लो ये डस्टर है और डस्टर की पोजीशन को चेंज करूं तो थोड़े से फोर्स से क्या ना चेंज हो जाएगी? क्या जितना फोर्स मैंने इसमें लगाया है उतने फोर्स से इस टेबल को हिला सकता हूं मैं? जितना फोर्स मैंने इसको लगाया है मूव करने में, उतना ही फोर्स क्या इस टेबल को हिला सकता हूँ? टेबल को मूव कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकता। समझ रहे हो? जितने फोर्स में एक साइकिल पर लगाने में आगे मूव करूँ, उतने में ट्रक को लगाऊँ, लग जाएगा? चल जाएगा आगे मेरे से? नहीं चलेगा। मतलब क्या है इसका? हर किसी बॉडी की अपनी टेंडेंसी होती है जिसके कारण वो अपनी पोजीशन चेंज या सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकती जो हमने पीछे फोर्स वाली पढ़ी है। तो हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया को हम कैसे लिखेंगे? कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट टू चेंज। रजिस्ट का मतलब रोकती है। रजिस्ट टू चेंज किस किस को रोकती है? रजिस्ट टू चेंज इट्स क्या क्या? पोजीशन ऑफ अ बॉडी और मोशन ऑफ अ बॉडी और डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। It is the property of a body due to which it resists to change its position, direction and motion of a body. तो इस तरह से हम आगे फर्स्ट लॉ मोशन तो यहीं पे ख़त्म कर दिया इन्होंने, ज़्यादा दिया भी नहीं है। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है, तो इसका मतलब बॉडी की ना तो पोजीशन चेंज होगी ना ही उसकी मोशन चेंज होगी। और कब तक नहीं होगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर एक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्या रहेगी? वो रेस्ट में ही रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इसी को डिफाइन हमें उसमें कर रखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ अ बॉडी इज इन द रेस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ अ बॉडी इज इन द रेस्ट then it will remains in a rest, then it will remains in rest, or if a body is in the rest then it will remains in rest or moving with a uniform velocity
अनलेस एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट अपॉन द बॉडी, अनलेस एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट अपॉन द बॉडी। मतलब क्या है कि मान लो जैसे एक ऐसे प्लेन बना हुआ है, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी क्या नाम है फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर किसी मान लो बॉल को यहाँ रखते हैं, इधर जाएगी, इधर आएगी, इधर जाएगी, ऐसे ऐसे क्या करती रहेगी, वो करती रहेगी, वो कभी भी बैलेंस में नहीं आएगी। ठीक है, मतलब कहना चाहिए कि अगर कोई बॉडी रेस्ट है, और रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब क्या है, जैसे अगर ये कहा जाए कि पोजीशन टाइम ग्राफ एसटी ग्राफ बनाओ रेस्ट पोजीशन के लिए, एसटी ग्राफ, तो ये बन गया बस। मतलब क्या है, आपका ऐसे चलती जाएगी। ठीक है ना, ये एसटी ग्राफ है किसके लिए, रेस्ट पोजीशन के। और वीटी ग्राफ भी ऐसे ही होगा, ये वीटी ग्राफ हो गया, इसमें कुछ नहीं, वेलोसिटी चेंज एज इट इज रहेगी उसकी। ठीक है, इसमें वेलोसिटी जीरो नहीं है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है कोई बॉडी, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। अगर बॉडी रेस्ट में है तो यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। अगर इसी को मैं अगर उसमें बना देता हूँ वीटी ग्राफ को, एसटी ग्राफ को इस वाले में, तो वो ऐसे जाएगी, यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या है, जीरो। तीन ग्राफ देखो, एसटी ग्राफ है, ये रेस्ट का है, और ये किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का, और दोनों ही केस में फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगाया जाएगा। यानी अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाया जा रहा, चाहे लग रहे और नहीं लगे, लेकिन नेट फोर्स लगने वाला क्या है उस पर, जीरो है, तो बॉडी जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में ही रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी। दूसरा यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन का है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी में नहीं लग रहा तो जिस पोजीशन में मूव कर रही है उसी पोजीशन में मूव करती रहेगी। आपने एक्सीलरेटर के गाड़ी चलाई और वो फिक्स कर दी कि 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, समझ रहे हो, तो उसी स्पीड से चलती रहेगी जब तक आप एक्सटर्नल गियर नहीं दबाओगे या क्लच नहीं दबाओगे या कुछ नहीं करोगे, या कोई गड्ढा नहीं आएगा उससे स्पीड कम हो जाए, या फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो वो उस केस में यूनिफॉर्म मोशन में ये वाला ग्राफ बनता है और ये वाला ग्राफ बनता है। वीटी ग्राफ ये बनता है और एसटी ग्राफ ये बनता है। इस पर भी रेस्ट मतलब फर्स्ट लॉ मोशन लागू होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा। इस पर कैसे होगा कि इसकी बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे भी वही थी, यहाँ पे भी वही थी, यहाँ पे भी वही थी। ठीक है, हाँ, अगर वीटी ग्राफ इसमें भी खींचा जाए तो ऐसे भी हो सकता है। ये वाला आपका वीटी ग्राफ हो गया, वेलोसिटी जीरो है उसकी, रेस्ट का हो गया ये बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी वीटी ग्राफ। क्यों, वेलोसिटी क्या है उसकी इस समय पर जीरो। ये वाला ग्राफ है ऐसे। ठीक है, ये भी रेस्ट, ये भी यहाँ भी हो सकता है इस जगह पर। ये भी क्या है, मान लो अगर जीरो है तो एसटी ग्राफ, यहाँ पर भी डिस्टेंस कवर्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, टाइम ही तो बढ़ेगा आगे। तो ये वाला ग्राफ भी क्या है आपका, नेट फोर्स क्या होगा, इस पर भी जीरो होगा, इस पर भी नेट फोर्स क्या होगा आपका, जीरो होगा, इस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा, और इस पर भी नेट फोर्स जीरो। अगले वाले एग्जांपल में देखो एक बार जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें ये तीन ग्राफ शायद बना रखे हैं। ठीक है,